अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि किसी कीमत पर, मैं उन्होंने जो बोला बता रहा हूँ, किसी कीमत पर 2022 में योगी आदित्यनाथ इंशाअल्लाह दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। देखिए, ओवैसी जी एक बहुत बड़े नेता हैं। यूपी की जनता कितना पसंद करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने कसम खा ली है कि आपको नहीं बनने देंगे। अगर वह 19% जी पर उनको लगता है कि वह इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे, तो बाकी 81% चुपचाप थोड़े बैठा हुआ है। वह भी खड़ा होगा, वह भी इस सब चीज़ों को सुन रहा होगा। और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के परिणामों ने इस बात को साबित किया है कि जनता का रुझान क्या है। लेकिन इस बार उन्होंने राजभर साहब को भी साथ ले लिया है। हाँ, ठीक बात है। उसको सोशल इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, हर एक दल को अपने साथ लेने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी ले रही है तो ओवैसी क्यों नहीं लेंगे? समाजवादी पार्टी को तो तकलीफ है, वो कहते हैं ओवैसी जो है वो हमारा वोट काटने के लिए आ रहे हैं। अब देखिए, वोट किसका है, यही तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि हर व्यक्ति ये मान के चलता है कि हमारा वोट, कौन सा वोट उनका है। आप जब सत्ता में थे, कांग्रेस और सपा तो आरोप लगाती है कि वो ओवैसी साहब बीजेपी के आदमी हैं। भाई, तो उनके साथ गठबंधन कौन कर रहा है? गठबंधन तो समय समय पे कांग्रेस ही उनके साथ करती रही है, या फिर ये समाजवादी पार्टी ही उनके लिए ज़्यादा उतावली दिखती है। बीजेपी का तो दूर दूर से कोई संबंध नहीं उनसे। आप अपना मुकाबला 2022 में किसके साथ देखते हैं? अखिलेश जी के साथ देखते हैं, मायावती जी के साथ देखते हैं, प्रियंका वाड्रा के साथ देखते हैं, किसके साथ देखते हैं? हालांकि राजभर साहब तो थ्योरी लेके आए हैं 4 साल में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक मुसलमान सीएम भी होगा। ठीक ही बात है भाई, हर एक को अपना मुकाबला किससे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला, देखिए, अपने पुराने रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी से ही होगा कि बीजेपी पिछले रिकॉर्ड को तोड़ करके उससे बेहतर सीटें कैसे जीत सकती है। वहां तक ये लोग कोई पहुंच नहीं पाएगा। पंचायत चुनाव के रुझान पहले बता चुके हैं, इससे पहले लोकसभा के चुनाव ने बता चुके वो कर, ये सब देखिए थके हुए हारे हुए चेहरे हैं। ये लोग पहले ही हिम्मत हार चुके हैं, इसलिए अनर्गल कुछ भी बोल दो। बड़ा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बड़ी बड़ी चुनौती कौन हो सकता है, या फिर एक चेहरा जो आपको लगता है जिसके साथ मुकाबला है? देखिए, पब्लिक सबके कृत्यों को जान रही है, हर व्यक्ति की जान रहा है कि परिवारवाद, गुंडाराज, भ्रष्टाचार, ये चीजें देख करके जनता में अपने आप में एक सिहरन होती है। देख करके यूपी के सामने अपनी पहचान का संकट था, आज यही यूपी हर एक फील्ड में जो प्रोग्रेस कर रहा है, एक नई पहचान बना रहा है। ये पहचान उत्तर प्रदेश के हर जाति, हर मत, हर मजहब से जुड़ा हुआ नागरिक जब बाहर जाता तो उसको सम्मान प्राप्त होता है। जी, इसलिए वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो अपने लिए, अपने परिवार के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश और देश का हित चाहता है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उसकी प्राथमिकता होगी। मैं अब धर्मांतरण के मुद्दे पर आता हूं। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने धर्मांतरण गैंग पर बहुत बड़ा एक्सपोजे किया है। देश भी चौंक गया है इस खुलासे को देखकर, और अभी भी कार्रवाई जारी है। इस गैंग के आतंकी कनेक्शन और आईएसआई कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी धर्मांतरण का काम ये लोग कर रहे थे। इसको आप कैसे देखते हैं बतौर मुख्यमंत्री? देखिए, ये केवल एक कन्वर्जन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। याद करिए, जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लव जिहाद पे कानून बनाया था, तब भी ये देश तोड़ा गैंग विरोध कर रहा था, मेरे खिलाफ पत्र लिख रहा था, मेरे खिलाफ एक अभियान चला रहा था। इनकी आंखों को खोलने वाला होना चाहिए, लेकिन चूंकि उनकी दृष्टि उधर जाएगी नहीं, इसलिए वे लोग उस पर कुछ भी बोल नहीं पाएंगे और कुछ भी उनको करना नहीं है। जी, लेकिन ये केवल धर्मांतरण तक सीमित मुद्दा नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा पर सेंध लगाने का भी एक कुत्सित षड्यंत्र है। ये सेंध है सुरक्षा पे, मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाकर
उन संस्थाओं को जहाँ पर मूक बधिर बच्चे हैं वहाँ पर अपना एक ट्रेनर, जिहादी ट्रेनर को भेज करके उसके माध्यम से लोगों का ब्रेन वॉश कराना, फिर कोड वर्ड में और व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेजेज को पास करना, फिर उनका दुरुपयोग सुसाइड स्क्वाड या फिर कहीं पर किसी ऐसे सेंटर को निशाना बनाने के लिए करना जो व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा से और हित से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। यूपी एटीएस ने इस कार्य को पूरी उसके साथ खोला है, पर्दाफाश किया है। हमारे 500 से अधिक टीमें इस पे काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ जनपदों के साथ साथ देश के अंदर 25 राज्यों में इन्होंने भेजा और 1984 से लगातार चल रहा था। आज इसका पर्दाफाश हुआ है। हम लोग इसकी तह तक जाएंगे और एक एक परत उतार करके इन सब के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है उतनी सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। क्या इस विषय में अभी और खुलासे आगे होंगे? हाँ, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर काफी सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, विपक्ष को जिनके लिए वो कह रहा है चुनाव से पहले ये गेम खेल रही है बीजेपी। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ ना जी, हर एक मुद्दे को अगर राजनीतिक नजरिए से देखना है तब तो मुझे लगता है कि उनके किसी प्रश्न का जवाब दिया जाना चाहिए। आपने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा, मैंने इसको कहा आस्था से जोड़ना कितना सही होगा? देखिए, दोनों चीजें हैं। जी, आस्था के साथ या मजहब से जोड़ना कितना सही मैं क्या होगा? कह रहा हूँ, आस्था के साथ साथ ये सुरक्षा के साथ खतरा है। आप किसी का धोखे में, छल से मतांतरण करवाएं, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसके खिलाफ कानून है हमारे पास, लेकिन आप उसका दुरुपयोग देश के हितों के साथ खिलवाड़ करने के लिए करेंगे, ये भी स्वीकार्य नहीं हो सकता है। मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया जिसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने बोला कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका पूरे देश में डीएनए एक है। उनका बयान ये था कि हिंदू मुस्लिम एकता एक बहुत भ्रामक है, क्योंकि वे अलग नहीं है बल्कि एक हैं। सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। अब इसको लेके बड़ा सारा विवाद खड़ा हो गया कि एक बार फिर जो है वो पूरा का पूरा प्रयास ये है कि सब लोग हिंदू है, सब में हिंदुओं का डीएनए है। ऐसा क्यों? देखिए, इसमें विवाद का विषय इसको नहीं बनाया जाना चाहिए और मुझे लगता है कि जो बयान दिया गया है वो साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। अब आप विज्ञान को भी ना माने तो उसमें क्या कोई कर सकता है। जो चीज़ विज्ञान के द्वारा प्रमाणित किया गया हो और डीएनए थ्योरी के माध्यम से भी प्रमाणित हो, अब आप न माने, ज़बरदस्ती आप अपने को दोषी जगह से जोड़ने का प्रयास करें तो ये बुद्धि का फ़र्क हो सकता है, लेकिन डीएनए थ्योरी ने इस चीज़ को साबित किया है।